हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मगध साम्राज्यवाद के विकास की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत 16 छोटे छोटे जनपदों के अंदर विभाजित था और इन जनपद या जो महाजनपद जिसको कहें, उनमें आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए है वो संघर्ष होता है। और इस संघर्ष की दौड़ के अंदर है वो मगध है, वो आगे निकल जाता है। तो ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्यवाद का जो विकास है वो संभव होता है। तो मगध साम्राज्यवाद के विकास के लिए है वो कई कारण उत्तरदायी थे, जिसके लिए सबसे प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्यवाद के विकास के लिए है वो मगध की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। और आप जानते हैं कि मगध की राजधानी जो राजगृह थी वो 5 पहाड़ियों के द्वारा घिरे होने के कारण से विदेशी आक्रमणकारियों से वो सुरक्षित थी। और इसके अलावा जो मगध है वो गंगा और सोन के संगम पर स्थित होने के कारण से एक और व्यापारिक दृष्टि से मगध को लाभ मिला, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से इसने एक प्रकार से जल दुर्ग का रूप धारण कर लिया था, जिसके कारण से है वो अन्य जो जनपदों द्वारा इसको पराजित करना है वो कठिन था। मगध के पास है वो खनिज संसाधन थे, लोहे की खानें थी और लोहे की खानों के कारण से अस्त्र शस्त्र बनाना है वो मगध के लिए है वो एक प्रकार से है वो आसान था। और इसके अलावा मगध के पास है वो क्योंकि गंगा और जो सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण से एक तरह से वहाँ कृषि की पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी और पानी की पर्याप्तता के कारण से कृषि अधिकता थी, कृषि उत्पाद की अधिकता थी, उस कारण से है वहाँ समृद्धि थी। और मगध के घने जंगलों के कारण से वहाँ हाथियों की संख्या भी अधिक थी, जो कि उस समय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। तो इस प्रकार इसी के साथ साथ मगध में एक प्रकार से है वो वैदिक संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ था, जिसके कारण से वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण व्यापक था और नए विचारों को आसानी से ग्रहण कर सकते थे। तो अर्थात मगध के लोग हैं वो सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। मगध को है वो बिंबिसार जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। और मगध साम्राज्य के विकास का सबसे प्रमुख कारण यहाँ मगध को है वो योग्य शासकों का है वो नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो मगध साम्राज्य के विकास के अंदर है वो विभिन्न राजवंश के शासकों का क्या योगदान था, इसके बारे में यदि चर्चा करें तो हम जानते हैं कि महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीनतम राजवंश के रूप के अंदर है वो बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है और जिसका प्रारंभ बृहद्रथ नामक शासक से माना जाता है। और मगध की जो प्राचीनतम राजधानी के रूप में है वो ग्रीवज थी। लेकिन 6वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व के अंदर है यहाँ हरिंग वंश का शासन था और जिसका एक प्रमुख शासक है वो बिंबिसार को माना जाता है। तो बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के विकास का प्रारंभ करने का श्रेय बिंबिसार को माना जाता है। और बिंबिसार के पिता का नाम है वो भट्टी हेमजीत और क्षेमजीत है के रूप में मिलता है। और वो किस प्रकार है अपने पिता के पश्चात है वो मगध का शासक बनता है। तो बिंबिसार है वो उसने मगध साम्राज्य के विकास के लिए है वो वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया और उसने अनेक विवाह किए, जिसमें बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वैवाहिक संबंध उसके प्रमुख थे जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिंबिसार ने कौशल के जो शासक है वो प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया, जिसके कारण से न केवल पश्चिम की ओर से बिंबिसार है वो भयमुक्त हो गया, अपितु काशी का जो प्रदेश है वो दहेज के रूप में भी उसको मिल गया। वहीं बिंबिसार ने लिच्छवी जो गणराज्य था उसके राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और चेलना के साथ जो विवाह किया उसके कारण से है वो एक प्रकार से लिच्छवी जैसा जो एक शक्तिशाली गणराज्य था उसकी तरफ से है वो एक तरह से मगध है वो सुरक्षित हो गया, अर्थात मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। इसी प्रकार बिंबिसार ने तीसरा विवाह विदेह की राजकुमारी वासवी से किया और बिंबिसार
की जो एक प्रमुख रानी थी, जिसने बिंबिसार के प्राणों की रक्षा की थी, क्योंकि जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जब बिंबिसार को बंदी बना लिया था और जेल में डाल दिया था, तब उसको भोजन पहुंचाने का काम है वो वासवी करती थी। तो इस वैवाहिक संबंध के कारण से है वो पश्चिमोत्तर में स्थित जो राज्य था उस पर आक्रमण करने की है वो एक प्रकार से मगध को सुरक्षा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जो चौथा राजनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विवाह था वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब के जो मद्र के राजा की पुत्री जो क्षिमा है, राजा की जो पुत्री क्षिमा है, उसके साथ विवाह किया। और इस प्रकार ये इन चार राजनीतिक विवाह इन चार प्रमुख जो विवाह है उनसे कौशल, लिच्छवी, विदय और मद्र आदि के साथ है वो अच्छे संबंध स्थापित हुए। इन वैवाहिक संबंधों के कारण से है मगध की जो राजनीतिक जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो गई, और इसके साथ साथ पूर्व की ओर मगध साम्राज्य का जो विस्तार है उसका भी मार्ग प्रशस्त होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिंबिसार ने है वो अंग पर आक्रमण किया और अंग के शासक बृहद्रथ को पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अंग के मगध साम्राज्य के विलय के साथ ही मगध साम्राज्य के विकास की, मगध साम्राज्य के विस्तार की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाती है। मगध जो बिंबिसार है उसने न केवल है वो एक तरह से वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, अपितु कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए। बिंबिसार ने वत्स जो है भद्र है, गंधार, कंबोज है, इनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ बिंबिसार ने जो एक तरह से जो अवंती का जो शासक चंद्रप्रद्योत है, जब वो पीलिया रोग से पीड़ित हुआ तो ऐसी स्थिति में उसने अपना राजवैद्य है वो उसकी चिकित्सा के लिए भेजा, जिससे एक तरह से बिंबिसार का है वो एक तरह से अवंती के साथ है वो अच्छे संबंध स्थापित हुए। इसके साथ ही अवंती के जो शासक है उसने जब गंधार पर आक्रमण किया तो बिंबिसार ने कूटनीति का सहारा लेते हुए जब जो गंधार के जो शासक हैं वो पुष्करिणी ने जो बिंबिसार से सहायता मांगी तो उसने बड़ी चतुराई से हैं इस प्रश्न को टाल करके अवंती के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। तो इस प्रकार बिंबिसार ने अवंती के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिंबिसार के समय विभिन्न जो अधिकारी है उनको महामात्य कहा जाता था, और इसके समय साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। और बिंबिसार के पश्चात उसका जो पुत्र है वो जो अजातशत्रु है वो शासक बनता है, वो अपने पिता की हत्या कर देता है बिंबिसार की, और अजातशत्रु शासक बनता है। तो मगध साम्राज्य के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ जो अंग विजय के साथ ही बिंबिसार ने जो प्रारंभ किया, वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, कूटनीतिक संबंधों के द्वारा मगध की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, अजातशत्रु ने उसको आगे बढ़ाया। और अजातशत्रु के शासनकाल की जो प्रमुख उल्लेखनीय जो घटना ये है कि अजातशत्रु के शासनकाल में है वो काशी पर अधिकार के प्रश्न को लेकर के है कौशल के साथ संघर्ष होता है, और जिसके फलस्वरूप है जो काशी का जो प्रदेश है वो मगध को मिल जाता है। और एक तरह से जो कौशल के साथ है वो अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अजातशत्रु के शासनकाल में जो कौशल के साथ संघर्ष होता है उसका जो कारण है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब अजातशत्रु ने है वो बिंबिसार को जब कैद कर लिया और ऐसी स्थिति में है वो बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और उसके वियोग के अंदर है वो महाकोशला की जो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में है वो प्रसेनजित काशी का प्रदेश वापस ले लेता है। और ऐसी स्थिति में काशी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए अजातशत्रु है वो कौशल पर आक्रमण करता है, और अंत के अंदर है वो प्रसेनजित और जो अजातशत्रु की मध्य एक संधि होती है और उसके अंतर्गत प्रसेनजित है वो अपनी पुत्री वजीरा का विवाह है वो एक प्रकार से है वो अजातशत्रु के साथ कर देता है। और इसके साथ ही जो काशी का प्रदेश है वो जो कि महाकोशला को दिया था वो अब वजीरा को दहेज के रूप के अंदर वो दे देता है। तो इस प्रकार अजातशत्रु वो काशी का जो प्रदेश है वो वापस प्राप्त करने के अंदर वो सफल हो जाता है। इसके लिए उसको कौशल के साथ या प्रसेनजित के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा अजातशत्रु के शासनकाल के अंदर है वो जो मगध साम्राज्यवाद के विकास की दृष्टि से वो सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो वज्जी के साथ संघर्ष माना जाता है। और एक तरह से जो वज्जी का मगध साम्राज्य में विलय है वो एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि
वज्जी और अजातशत्रु के मध्य जो संघर्ष का कारण है वो अजातशत्रु की रानी पद्मावती को माना जाता है, जिसने युद्ध के लिए प्रेरित किया। जैन परंपरा ये मिलती है कि जो अजातशत्रु की जो 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 चेलना से उत्पन्न जो पुत्र है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो 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 चेलना से उत्पन्न जो हल और बेहल है को जो बिंबिसार की जो पत्नी थी हल और बेहल जो 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 पचेलना थी, उससे क्या है कि हल और बेहल नामक जो पुत्र है वो प्राप्त हुए। और बिंबिसार के द्वारा हल और बेहल को है वो एक तरह से सचेतक हाथी और बहुमूल्य जो ऑर्नामेंट्स है वो उनको दे दिया जाता है। तो अजातशत्रु उसको वापस प्राप्त करना चाहता है और इस कारण से है वो एक प्रकार से है वो वज्जी के साथ संघर्ष होता है। जबकि बौद्ध परंपरा के अनुसार है वो गंगा में स्थित जो सोने की जो खान है उनके बंटवारे को प्रश्न को लेकर के है वो संघर्ष होता है। हम ये कह सकते हैं कि अजातशत्रु और जो वज्जी के साथ संघर्ष का प्रमुख कारण उसकी साम्राज्यवादी अजातशत्रु की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अजातशत्रु ने है वो वज्जी संघ, क्योंकि वज्जी एक शक्तिशाली संघ था, उसको फूट डालने के लिए है वो और उसके सैनिक रहस्यों को जानने के लिए है अपने दो जो मंत्री है सुनीत और वश्यकार को भेजा। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वज्जी संघ और मगध के बीच में है ये जो पाटलिपुत्र नामक जो स्थान है वहाँ पर युद्ध होता है। और इस संघर्ष के अंदर है वो अजातशत्रु है वो रथ मुसल और शिलाकंटक नामक दो नए आयुध है उनका प्रयोग करता है। और इसके साथ साथ अजातशत्रु के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसके शासनकाल में राजगृह के अंदर है वो महाकश्यप की अध्यक्षता के अंदर है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अजातशत्रु के पश्चात है वो हरिंग वंश के जो शासक हैं वो उदयन बनता है और उसके शासनकाल की उल्लेखनीय घटना यह है कि उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और उस उदयन के बाद में अनिरुद्ध मुंडा को नागदासक बनते हैं। हरिंग वंश के पश्चात वो शिशुनाग वंश है, एक नवीन राजवंश है, उसकी स्थापना होती है। और शिशुनाग वंश की स्थापना का श्रेय है वो शिशुनाग को जाता है, जिसने हरिंग वंश के जो अंतिम शासक है नागदासक जो उस समय है वो काशी का जो नागदासक जो काशी के तत्कालीन प्रांतीय शासक है वो जो शिशुनाग है वो नागदासक की हत्या कर देता है और एक प्रकार से नवीन वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पे है वो राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। और राजनीतिक दृष्टिकोण से शिशुनाग की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो अवंती के शासक अवंतीवर्धन की पराजय माना जाता है और अवंती का मगध साम्राज्य में विलय माना जाता है। तो जो शिशुनाग वंश के शासनकाल में अवंती है वो मगध साम्राज्य का अंग बन जाता है। तो क्योंकि पुराणों के अंदर शिशुनाग को प्रधूतों का नाश करने वाला बताया गया है। शिशुनाग के पश्चात है वो काकवर्ण या कालाशोक है वो शासक बनता है। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इसके समय में है वो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कालाशोक की हत्या जो महाप्रबंधन है वो कर देता है और महाप्रबंधन हत्या के पश्चात एक नई राजवंश की स्थापना करता है जिसको नंद वंश कहा जाता है। तो मगध का जो तीसरा राजवंश था वो नंद वंश था और नंद वंश का संस्थापक महाप्रबंधन को माना जाता है। और पुराणों में महाप्रबंधन को शूद्रो गर्भोदय कहा गया है। जैन साहित्य में उसका उल्लेख है, वो नापित पुत्र के रूप में हुआ है। कैस्टेस ने भी इसके पुत्र धनानंद है का उल्लेख है एक अग्रबीज के रूप में नाई के पुत्र के रूप में किया है। बौद्ध परंपरा में नंदों को चोर पुबा कहा गया है। तो नंदवंश भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि मगध साम्राज्य की सीमाओं का दक्षिण केंद्र विस्तार है वो करने का श्रेय वो नंदों को जाता है क्योंकि नंदों ने है वो कलिंग पर है वो अधिकार किया। और नंदों के समय में भारतीय परंपरा के अंदर है वो क्षत्रियों के स्थान पर शूद्रों का शासन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो नंदों के समय के अंदर है वो जो खारवेल का जो हाथीगुम्फा अभिलेख है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि नंदों का है वो कलिंग पर अधिकार था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य का जो विकास की पूर्ण विकास है वो नंदों के समय है वो पूर्ण होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।